Chapter number 4, that is about biochemistry of class 10th chemistry. Topic is introduction. चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री दरअसल है क्या। जब हम बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच को देखते हैं, दरअसल ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तमाम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होती हैं या फिर लिविंग थिंग के साथ उनका कनेक्शन होता है। लाइक जब कभी आप डाइट ले रहे होते हो, न्यूट्रिएंट ले रहे होते हो, न्यूट्रिशन ले रहे होते हो, ग़िज़ा खा रहे होते हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब के बारे में डिटेलिंग के अंदर पढ़ना हमारा कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट्स दरअसल हमारा ऐसा न्यूट्रिएंट है, ग़िज़ा के अंदर मौजूद होता है, ग़िज़ाइयत के अंदर मौजूद होता है। जब कभी हम खाना खा रहे होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, दरअसल हमारी बॉडी को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दैट्स वाई ये मैक्रोमोलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ज़रूरी होता है। एलिमेंट्स की बात करते हैं, किन एलिमेंट्स से मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो इसका जनरल फार्मूला जो है वो है CxH2OY। H2O यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के पास रेशो 2:1 होगा, जिससे कि वाटर के अंदर 2:1 का होता है ना। लाइक हाइड्रोजन का अमाउंट जो होता है वो 2 होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट 1 होता है, लाइक 2:1। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी जो रेशो मौजूद होता है वो 2:1 के हिसाब से होता है। ये जो रेशो है वो 2:1 है बेटा। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के पास कुछ ग्रुप्स मौजूद होते हैं, फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। लाइक इनकेस अगर उसके पास अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो वो कहलाएगा अल्डोसिस। ऑन दी अदर हैंड जब उसके पास कीटोन ग्रुप मौजूद होगा, लाइक ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला है और ये जो है अल्डिहाइड का है, जिसे हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड के हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप को कार्बन, डबल कोवलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहाँ पर कोई भी 2 अल्काइल रेडिकल आ सकते हैं, जबकि अल्डिहाइड में कोई भी 1 अल्काइल रेडिकल आएगा। और जब कभी ऐसा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद है जिसके पास अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, वो कार्बोहाइड्रेट हमारा कहलाता है अल्डोस। अल्डोस कैटेगरी में आता है, जबकि कीटोन अगर उसके पास मौजूद होगा तो वो कीटोस की कैटेगरी में आता है। ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस ऐसा रिएक्शन जब कभी हम वाटर को ऐड करवाएं और ब्रेक डाउन करवाएं किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को। जब कभी भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के अंदर ये ओलिगोसेक्राइड आते हैं तो 2 से लेकर 10 की रेंज तक हमें मोनोसेक्राइड्स मिल रहे होते हैं। और मोनोसेक्राइड आपको पता है क्या होते हैं? सिंपलेस्ट शुगर है हमारे पास। और अगर इनकेस हमारे पास ऐसा मोनोसेक्राइड मिल रहा है जिसके पास कार्बन की क्वांटिटी 2 है तो हमारा कहलाएगा डाइसेक्राइड, 3 होगी तो वो कहलाएगा ट्राइसेक्राइड, फिर 4 होंगे तो टेट्रासेक्राइड। इस तरीके से उसकी सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें हमारे पास एक ओलिगोसेक्राइड की कार्बोहाइड्रेट मौजूद है जिसका फार्मूला है C12H22O11। जब कभी हम इसके साथ वाटर को ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में हमें 2 मोनोमर्स मिल रहे हैं ग्लूकोज के। एक ये हमें मिल रहा है C6H12O6, दूसरा C6H12O6। बात करते हैं ये जो मोनोमर्स है ओलिगोसेक्राइड के अंदर किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ तभी जुड़ा हुआ होता है जब वो बॉन्ड बना रहा होता है। लाइक दिस ओलिगोसेक्राइड के अंदर भी ये मोनोमर्स जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनकी एग्जाम्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके अंदर आपका आ जाता है लेक्टोज। लेक्टोज आपके जो है मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। अगेन मोनोसेक्राइड की तरह ये भी जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं और वाटर सोल्यूबल है। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो अगेन ये भी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। जब कभी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है तो जो हमारे पास मोनोमर्स होंगे उसके पास 10 की मिकदार से ज़्यादा ही मौजूद होंगे, यानी कि मोर देन 10 उनके पास मोनोसेक्राइड्स होंगे। ये भी अगेन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए से जुड़े हुए होते हैं मोनोमर्स। बात करते हैं सेल्यूलोस और ग्लाइकोजन, ये जो है ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में आ जाते हैं। सेल्यूलोस जो कि प्लांट के सेल वाल के अंदर मौजूद होती है या फिर हमें लकड़ी के अंदर देखने को मिलती है। पेपर के अंदर भी इवन जो है सेल्यूलोस मौजूद होती है। और यहाँ तक है कॉटन जो कि 95% आपका कार्बोहाइड्रेट रख रहा होता है जो कि पॉलीसेक्राइड है। ठीक है। ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन जो है आपका एनिमल स्टार्च भी कहलाता है। और ओवरऑल पॉलीसेक्राइड्स की बात करें, ये ऐसे सेक्राइड्स हैं जो टेस्टलेस हैं, इनका कोई जायका नहीं होता
और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर हल नहीं हो पाते। सोर्सेज की बात करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट बेसिकली फ्रूट्स में से भी हासिल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स में से भी, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट्स। ये 3 जो है मेन सोर्स हैं जिसके ज़रिए से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं। यूजेस का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले जो यूज़ है कार्बोहाइड्रेट का वो है एनर्जी। न सिर्फ ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि एनर्जी स्टोर करने के लिए भी हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फूड एडिटिव्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को। लाइक आपका कोई भी कैंड फ्रूट होते हैं, आपके पाइनएप्पल्स हो गए, जेलीस वगैरह हो गए, यहाँ तक कि आपके जैम हो गए, उनके अंदर भी इन कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बॉडी फंक्शनिंग में आपके कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करने के लिए भी आपका कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि लॉन्ड्रीज के अंदर इथेनॉल नामी अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए भी हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात करते हैं दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल की जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन की कंपोजिशन के हवाले से अगर एलिमेंट्स की बात करें कि किन एलिमेंट्स से मिलकर प्रोटीन हमारा बन रहा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो मिलकर ही बन रहा होता है। बट इसके साथ नाइट्रोजन भी मौजूद होता है और रियली कभी कभार फॉस्फोरस और सल्फर का भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन को बनाने के लिए, या फिर प्रोटीन जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है नाइट्रोजनस बेस का, उसको तैयार करने के लिए। इसका मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, मेन रोल क्या होता है लिविंग बॉडी और या फिर ऐसा कहें लिविंग बॉडी सेल्स के अंदर, ये हमारा आर्किटेक्चर में काम कर आता है प्रोटीन। यानी कि हमारी जो भी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल आपका आर्किटेक्चर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है। बात करते हैं ये प्रोटीन खुद एक अमीनो एसिड्स जो कि मोनोमर्स कहलाते हैं प्रोटीन के, उनसे तैयार होता है। लाइक प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है ऑफ अमीनो एसिड, यानी जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं देन पॉलीमर्स तैयार होते हैं जिसे हम प्रोटीन। बात करते हैं अमीनो एसिड्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, कि अमीनो एसिड का क्या रोल होता है प्रोटीन को तैयार करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है। 2 बेसिक कंपोनेंट मौजूद होते हैं, एक का नाम है NH2 जो कि अमीनो ग्रुप है, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो कि COOH। बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर या फिर नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अक्कर होने वाले प्रोटीन की तादाद कितनी है, वो है 20। यानी कि इस वक्त तक जो डिस्कवर हो चुका है नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स की बात करें या फिर अमीनो एसिड्स की बात करें तो वो 20 नेचर है, जिसमें से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल। हमारी बॉडी जो है सिर्फ नॉन एसेंशियल को ही प्रिपेयर कर सकती है। जनरल फार्मूले की बात करें तो अमीनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो है R, उसके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन, अगेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, देन अमीनो ग्रुप और हाइड्रोजन। बात करते हैं जहाँ पर R आपका अल्काइल रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है, COOH आपको एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड का है और NH2 आपका अमीनो ग्रुप का है। ये एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है या फिर किस तरीके से अपनी चेन तैयार करता है, वो प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए से, कि केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से आपका एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होता है और सो ऑन, डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, सो ऑन, इस तरीके से वो लिंकेज बना रहा होता है। पेप्टाइड दरअसल क्या है, पेप्टाइड हम उससे कह रहे हैं वो बॉन्ड जिसके नतीजे में अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हो रहे हैं कंडेंसेशन के बाद। कंडेंसेशन के नतीजे में जब 2 अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इट मीन्स उन दोनों के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है या फिर पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट हो रही है। लाइक यहाँ पर जो हमारे पास एक मौजूद है अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप मौजूद है, कार्बन मौजूद है, ये अल्काइल रेडिकल मौजूद है और ये हाइड्रोजन मौजूद है और ये COOH। अब क्या है कि एक अमीनो ग्रुप में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिनोट किया जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड ये दोबारा हमारे पास अमीनो एसिड मौजूद है, ये अल्काइल रेडिकल, ये कार्बन और ये जो है NH2 में से एक हाइड्रोजन जो है अमीनो एसिड अगेन जो है डोनेट कर रहा है। यानी कि एक अमीनो एसिड में से हाइड्रोजन आएगा, दूसरे में से OH आएगा, जिसके नतीजे में वाटर की फॉर्मेशन होगी और इस तरीके से जो है एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ लिंक बनाएगा या फिर पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट होगी। प्रोटीन की बात करें तो एक प्रोटीन के अंदर 60 से लेकर 6000 तक के अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। यूजेस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सोर्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स दरअसल क्या हैं या उनको किस तरीके से हासिल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम एक से प्रोटीन को हासिल कर रहे होते हैं मीट, गोश्त से, पल्स, दालों वगैरह से, यहाँ तक कि नट्स जो कि ड्राई फ्रूट के अंदर होते हैं उनमें से भी, एडिबल सीड्स, ऐसे बीज जो हम खा सकते हैं, पीसेस और चीज़ के ज़रिए से भी हम हासिल कर रहे होते हैं प्रोटीन को।
इनका इस्तेमाल क्या है, सबसे पहले इंसान जो है इसलिए इसको कंज्यूम कर रहा होता है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। प्रोटोप्लाज्म प्रोडक्शन मतलब कि आपके सेल्स को डिवाइड होने के लिए, सेल्स की क्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोटीन को। और इसके अलावा एज ए एंजाइम के तौर पर भी प्रोटीन वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेस को बूस्ट मिलता है, उनकी रफ्तार या फिर रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ब्लड कैंसर को क्योर करने के लिए भी आपकी प्रोटीन्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। आपकी जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, दैट्स वाई बोन्स आर रिच इन प्रोटीन्स। बात करते हैं पल्सेस और बीन्स का, वो जो है मेन सोर्स कहलाता है, सोर्स ऑफ फूड या फिर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। लिपिड्स के टॉपिक की बात करते हैं जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बात करते हैं इसकी कंपोजिशन, ये बनावट की बात करते हैं, तो ये कुछ एलिमेंट से मिलकर तैयार हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लाइक दिस लिपिड्स के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये आपका लिपिड तैयार हो रहा होता है। और कुछ ऐसे लिपिड्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एलिमेंट भी मौजूद होता है। दरअसल लिपिड्स हैं क्या? लिपिड्स एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, जिसमें आपके फैट्स भी आ जाते हैं, ऑयल्स भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी वैक्सेस वगैरह भी आ जाती हैं। नेचर की बात करते हैं तो ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, यानी कि पानी के अंदर ये हल नहीं हो पाते, हाइड्रोफोबिक है। बात करते हैं कि किन सॉल्वेंट के अंदर इनको हल किया जा सकता है, तो वो जैसे कि लाइक डाई इथाइल अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन, एसीटोन या क्लोरोफॉर्म वगैरह जैसे सॉल्वेंट्स के अंदर हम इन्हें हल कर सकते हैं आसानी के साथ। लिपिड्स दरअसल है क्या? लिपिड्स ऐसी कैटेगरी है मॉलिक्यूल्स की जो कि हम डाइट के जरिए से हासिल कर रहे होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी सोर्स का। सपोज करते हैं जो हम ऐसे सोर्स से हम कार्बोहाइड्रेट हासिल कर रहे हैं, सपोज करते हैं हम कोई मील ले रहे हैं जिसमें हमें 1 किलो कैलोरी मिल रही है एनर्जी की। लाइक दिस सेम अमाउंट जो हम ले रहे हैं ऐसी चीज का जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, सेम अमाउंट अगर हम उस चीज का ले रहे हैं और उसमें लिपिड मौजूद है, वो उसका डबल एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा। इट मींस अगर हम कोई चीज ऐसी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स उसमें जो है एनर्जी हमें जो मिल रही है कार्बोहाइड्रेट के जरिए से, वो सपोज करते हैं अगर 1 किलो है तो लिपिड हमें 2 किलो प्रोवाइड करेगा उसी एनर्जी का। और एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी लिपिड्स को इस्तेमाल, लिपिड्स के इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि लिपिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स। आपके जो न्यू सेल्स बन रहे होते हैं या फिर उनकी सेल्स की रिपेयरिंग में आपके लिपिड्स का बड़ा हाथ होता है। बात करते हैं फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड्स दरअसल बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं लिपिड्स के। किसी भी लिपिड को तैयार करवाने के लिए जिन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है वो आपके हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स दरअसल ऐसा एक अल्काइल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कॉम्बिनेशन है जिसके नतीजे में आपके फैटी एसिड्स अपना रोल प्ले कर पाते हैं। लाइक बात करते हैं हम C15H31COOH, ये हमारे पास एक एसिड, एक हमारे पास एक लिपिड तैयार हो गया। बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है किस तरीके से कंबाइन हो रहे होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के साथ, यानी कि सिंपली एक अल्काइल के साथ आपके अल्काइल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के साथ कंबाइन होकर आपके लिपिड तैयार हो रहे हैं। बात करते हैं लिपिड्स के सोर्सेस, तो मेनली वो दो सोर्सेस है हमारे पास, एक एनिमल्स, दूसरा है प्लांट्स। एनिमल्स के जरिए से हम जो है लिपिड को हासिल कर पा रहे होते हैं, लाइक जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ बटर, मक्खन के तौर पर, घी के तौर पर, चीज के तौर पर, इवन के उनकी मीट से भी हम हासिल कर रहे होते हैं। बात करते हैं प्लांट्स किस तरीके से हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं लिपिड्स का, तो वो लाइक सनफ्लावर के सीड्स हो गए या फिर एडिबल सीड्स जो भी हो गए, प्लांट्स के वेजिटेबल्स के जो बीज हो गए, उनमें से हासिल करने वाला जो तेल है हमारे पास, वो जो है हमारा प्लांट सोर्स कहलाएगा लिपिड्स के। लिपिड्स के यूज की बात करते हैं तो दरअसल सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हम लिपिड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर लिपिड्स को इस्तेमाल किया जाता है। न सिर्फ ये बल्कि कुकिंग और फ्राइंग पर्पस के लिए, चाहे हम जब हम फ्राई कर रहे होते हैं पोटेटोज को या किसी भी खाने को, कुकिंग पर्पस के लिए और फ्राइंग के लिए भी हम लिपिड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। न सिर्फ बल्कि ये डिटर्जेंट्स, सफाई सुथराई के लिए, सॉप्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी के कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए लिपिड्स की जरूरत पड़ती है, ये भी इसका एक इस्तेमाल हो गया। बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन दरअसल ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं अपनी डाइट के अंदर।
कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के अलावा जो मिनिमल अमाउंट में हमें चाहिए होता है, कम से कम अमाउंट में, बट नेसेसरी होता है कि वो हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, हमारी ग्रोथ को बूस्टअप दे सके, हमारी डेवलपमेंट करवा सके, वो कहलाते हैं वाइटामिन। वाइटामिन दरअसल ऐसे कंपोनेंट कहलाते हैं जो कि मिनिमल अमाउंट में, कम से कम अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, ताकि हम अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सके, अपनी डेवलपमेंट कर सके और अपनी बॉडी के अंदर बूस्ट ला सके। वाइटामिन की टाइप की बात करें तो सोल्यूबिलिटी के हिसाब से दो कैटेगरीज के अंदर वाइटामिन को बांटा गया है। एक होती है वाटर सोल्यूबल, दूसरी होती है फेट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल दरअसल ऐसी वाइटामिन को कहा जाता है जिसको जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल है, लाइक वाइटामिन बी इसके अंदर आ जाती है, वाइटामिन सी आ जाती है। मेन सोर्सेज की बात करें कहाँ से हम इन वाइटामिन को हासिल करते हैं, फ्रूट्स इनका मेन सोर्सेज है, सीरियल्स हम दाने वगैरह, दाल, पल्सेस, इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ऐसी वाइटामिन होती हैं जिनको हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर पाती, हमें उन्हें हमारे लिए रिक्वायर होती है कि हम उन्हें हासिल करें। फेट सोल्यूबल वाइटामिन की बात करें, ये दरअसल ऐसी वाइटामिन होती हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल हो सकती है आसानी के साथ। कैटेगरी की बात करते हैं, वाइटामिन ए, डी एंड के, इनकी कैटेगरी आ जाती है जो कि वाइटामिन, ऐसी वाइटामिन कहलाती है फेट सोल्यूबल वाइटामिन कहलाती हैं। बात करते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकती है। बात करते हैं अगर हम किसी भी सोर्स के जरिए से, खाने के जरिए से, न्यूट्रिशन के जरिए से अगर हमारे पास एक्सेस में आ जाती है, लाइक वाइटामिन ए की एक्सेस आ जाती है, हमारे पास ज्यादा आ जाती है, अक्सरियत आ जाती है, ज्यादती आ जाती है, तो उसके नतीजे में हमें इरिटेशन फील होती है। न सिर्फ ये, बल्कि अगर हम बात करते हैं वाइटामिन डी की, हमारे पास अगर ज्यादती आ जाएगी, ज्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होगी, जिसकी वजह से क्लारिफिकेशन होगा, यानी कि हमारी जो बोन्स है, बोन्स के अंदर हमें पेन फील होगा, पेनफुल होगा हमारे लिए। Here the topic ends. Please do like, subscribe and share this video.